नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हमारा अध्याय। चैप्टर का नाम आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्ञानवर्धक और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा ये चैप्टर आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी बच्चे हमारे कक्षा 9th के हैं उन सभी को पता है कि हमारा ये उदय बैच आप सभी के समक्ष रखा गया है और इस उदय बैच के अंतर्गत हम लोग आप सभी के साथ अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशल साइंस हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, है ना, साइंस हुआ, इन सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं वो है संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, आपका ये जो सामाजिक अध्ययन विषय है इसके अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि आपकी जो राजनीतिक विज्ञान वाली पुस्तक है, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी पुकारते हैं, है ना, हमारी ये जो राजनीतिक विज्ञान वाली पुस्तक है इसमें हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमारा ये प्यारा सा चैप्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। मेरा नाम है बिलाल और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने इस चैप्टर को आप सभी के सामने रखते चलेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं कि आखिर संस्थाओं का मतलब क्या होता है और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले संस्थाओं का क्या अर्थ होता है ये जानेंगे, है ना, और उसके बाद दोस्तों हम लोग किस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि संसद क्या होता है ना। आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं इस शब्द को बहुत बार सुना होगा, भारतीय संसद, और भारत की संसद में अलग अलग तरीके के कार्य हो रहे हैं। तो संसद का क्या अर्थ है ये देखेंगे। एक शब्द यहां पर लिखा जा रहा है दोस्तों जिसे कहा जा रहा है लेजिस्लेचर या फिर विधायिका। लेजिस्लेचर या फिर विधायिका होती क्या है, ये किस तरीके से कार्य करती है, लेजिस्लेचर और विधायिका के संदर्भ में और भी जो हमारी विशेषताएं होंगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ संसद का नियंत्रण कि आखिर संसद की क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है जी, चलिए तो दोस्तों आप देखते हैं कि हमारा आज ये पूरे तौर पर आप देखते हैं कि बिंदु होंगे जिन पर हम लोग करेंगे डिस्कशन और उसी के साथ साथ हम लोग आप सभी के सामने जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इससे संबंधित कुछ क्विज के क्वेश्चंस भी आपके सामने पुट अप करते चलेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों यहां पर लिखा है, संस्थाओं के कामकाज से संबंधित हमारा ये बिंदु होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। हमारा देश प्यारा भारत है और हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारा प्यारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है। जी हां, आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे भारत के अंदर हमें लोकतंत्र हो दिखता है। ठीक है, जी हां, और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा प्यारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इसका मतलब है कि हमारे देश में चुनाव होते हैं कि नहीं होते। जी हां, और इस चुनाव के बाद आप लोग देखते हैं कि जो नेता लोग चुनाव को जीत जाते हैं, इन नेता लोगों के द्वारा आप देखते हैं कि एक समूह को बनाया जाता है और यह समूह क्या कहलाता है दोस्तों, इसी समूह को हम लोग सरकार कहते हैं, है ना। और इसी सरकार को क्या जिम्मेदारी दी जाती है दोस्तों, इसी समूह को जिम्मेदारी दी जाती है देश को चलाने की। तो अगर आप लोग देखें कि जितने भी हमारे नेता लोग हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, आप देखते हैं कि आपके राज्यों के मुख्यमंत्री हों, ये सभी लोग चुनाव जीतकर ही आते हैं। चुनाव जीतने के बाद अब ये जिस क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं, जिस भी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा चुनाव को जीतते हैं, उस पार्टी के लोग क्या करते हैं दोस्तों, उस राजनीतिक दल के लोग अपनी सरकार को निर्मित करते हैं और फिर सरकार का काम क्या होता है, उस सरकार का काम होता है देश को चलाना, है ना। और आप देखते हैं कि ये टीम जो है दोस्तों वो क्या करती है, पूरे तौर पर देश को चलाने की जिम्मेदारी इन जीते हुए नेता लोगों पर या फिर हम लोग सरकार पर डाल देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सरकार क्या है या फिर गवर्नमेंट क्या है, आप देखते हैं कि गवर्नमेंट या फिर सरकार हमारे जीते हुए जो नेता लोग होते हैं, जो चुनाव जीतकर आए हुए होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है और इस समूह की ये जिम्मेदारी होती है कि आपको देश को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग अपने काम में बहुत ही ज्यादा अनुभवी होते हैं। ये जो नेता लोग होते हैं ये मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि काफी समय से राजनीति में रहे होते हैं। इनको शासन करने का, इनको काम करने का, काम करवाने का, प्रशासन यानी कि चीजों को संभालने का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो अपने अनुभव और अपनी स्किल्स के जरिए आप लोग क्या देखते हैं कि ये लोग देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हमारे देश के अंतर्गत एक अकेला प्रधानमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकता,
है कि नहीं? जी हाँ, आप सभी को पता है कि एक अकेले प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पूरे देश को क्या नहीं कर सकते दोस्तों, आप देखते हैं कि आगे नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री को अपने साथी चाहिए, है ना, उनके साथ जो जीतकर नेता लोग आए हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, एक टीम बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और उसे ही सरकार कहा जाता है और ये सरकार देश को चलाती है। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग देखते हैं कि हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से आज के समय में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। तो अब इतने बड़े देश के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमने ना क्या किया है दोस्तों, कुछ ऑफिसेस बनाए हैं। संस्थाओं का मतलब होता है कि हमने अपने देश में देश के शासन को सही तरीके से चलाया जा सके, इन नेता लोगों को शासन चलाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या किया है, हमने संस्थाओं को बनाया है, 3 बड़े बड़े ऑफिसेस को बनाया है और यही 3 बड़े ऑफिस हमारे देश के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। चलिए एक एक कर इन संस्थाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संस्थान है क्या और इन संस्थानों के संदर्भ में क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो संस्थाएं होती हैं दोस्तों हमारे भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि हमने 3 बड़े बड़े अपने ऑफिस या फिर 3 संस्थाओं को बनाया है और ये संस्था क्या करती है दोस्तों, ये संस्था मुख्य तौर पर देश की भलाई के काम करती है ना, कि हमारी जो सरकार आई है, हमारे देश के अंदर जो नेता लोग चुनाव जीतकर अपना समूह बना चुके हैं, देश को चला रहे हैं, तो इनके साथ आप देखते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं, हमारे ये जो 3 अलग अलग ऑफिसेस हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, मिलकर काम करते हैं और इन सभी का उद्देश्य क्या होता है, इन सभी का उद्देश्य होता है भारत का ज्यादा से ज्यादा विकास करना। तो भारत के विकास के लिए आप देखते हैं कि ये सभी संस्थाएं बड़े लेवल पर क्या करती हैं दोस्तों, अपने कार्य को करती रहती हैं और ये सभी लोग से, ये संस्थाएं और सरकार मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रखते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि भारत के अंदर हमारे वो 3 महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं, है ना, हमारे वो 3 महत्वपूर्ण ऑफिसेस कौन कौन से हैं, उनके बीच में क्या संबंध होता है, इनमें कौन सा जो हमारा संस्थान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, पेपर के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमें आता हुआ दिखता है, पूछा जाता है कि आखिर संस्थाओं का ये जो कामकाज है ना, कामकाज का मतलब होता है कि हमारे देश को चलाने के लिए हमारे पास 3 बड़ी संस्थाएं या फिर आप देखते हैं कि 3 बड़े ऑफिसेस हैं और आप देखते हैं कि इन ऑफिसेस को चलाने के लिए ये ऑफिस किस तरीके से काम करते हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर वो है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर हमें संस्थाओं की जरूरत पड़ती ही क्यों है, कि क्यों हमें इन ऑफिसेस की आवश्यकता पड़ती है। कि ऐसा हो सकता है कि देश के अंदर हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, नेता लोग चुनाव जीत कर आ गए, ये देश को चला सकते हैं, लेकिन क्यों हमें ऑफिसेस चाहिए, है ना, क्यों हमें ये संस्थाएं चाहिए, क्या आवश्यकता है कि हम इन संस्थाओं को रखें। आप देखते हैं कि जो सरकार है या फिर जो हमारे जीते हुए नेता लोग होते हैं, भैया इन पर जिम्मेदारी होती है। इन पर क्या जिम्मेदारी होती है, जितने भी नेता लोग चुनाव जीतकर नेता बन जाते हैं उन पर जिम्मेदारी होती है देश के लोगों को सुरक्षा देना, लोगों का कल्याण करना, यानी कि लोगों का विकास करना। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो भी वादे इन्होंने चुनाव में किए हैं उनको पूरा करने की भी जिम्मेदारी आप देखते हैं कि हमारे नेता लोगों की होती है। और इसीलिए आप देखते हैं क्योंकि जब भी जन कल्याण की कोशिश की जाएगी, जब भी जनता के विकास की कार्य किए जाएंगे तो उसके लिए पैसों की जरूरत होगी, होगी कि नहीं होगी? जी हां, अगर आपके घर को ही देखा जाए, अगर आपके घर के अंदर यह देखा जाए कि आपके घर को चलाना है, सर क्या घर भी चलता है? मेरे लाल, घर को चलाने से तात्पर्य है कि अगर आपके घर के अंदर 1 महीने का राशन चाहिए तो राशन के लिए आप देखते हैं कि या तो आपकी मम्मी या तो आपके पापा या फिर घर का कोई और बड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं काम करते होंगे, कहीं ना कोई बिजनेस करते होंगे और उसके बाद उन्हें पैसा मिलता होगा और उसी पैसे के जरिए घर के सामान को खरीदा जाता होगा। ऐसे ही घर चलता है ना, घर का सारा राशन आता है। अब देश को कैसे चलाया जाए? देश इतना बड़ा देश है दोस्तों, इतनी बड़ी जनसंख्या है, देश के अंदर अगर सड़कें बनानी है, देश में अगर हॉस्पिटल्स बनाने हैं, देश के अंदर अगर अस्पताल बनाने हैं, देश का अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए अगर लोगों को नौकरियां देनी है तो भैया हमें क्या जरूरत होगी? आप देखते हैं कि हमें पैसे की जरूरत होगी, होगी कि नहीं होगी? जी हां, आप देखते हैं कि देश के अंदर हमें पैसे की जरूरत होगी। और आप देखते हैं कि जितनी भी हमारी सरकारी मशीनरी है, आप देखते हैं कि सरकार की जितने भी हमारे तंत्र हैं, इनको चलाने के लिए भी क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमें जरूरत होगी। तो आप देखते हैं कि हमने जो ये संस्थाएं बनाई हैं, ये इसलिए बनाई हैं ताकि जितनी भी हमारी जो सरकार है, आप देखते हैं कि हमारी सरकार मतलब हमारे जितने भी नेता लोग हैं, इन पर जिम्मेदारी दी गई है कि भैया जी आपको देश को चलाना है, देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए। ये जो संस्थान है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि क्या करते हैं, ये पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। आप देखते हैं कि इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्या करेंगे, देश के लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा, है ना। तो आप देखते हैं कि ये जो सरकार जो टैक्स वसूलती है, आप देखते हैं कि ये संस्थाएं मुख्य तौर पर टैक्स वसूलती हैं, है ना। आप टैक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? टैक्स का मतलब होता है कि हम जो भी सामान खरीदते हैं उस पर कुछ ना कुछ कर सरकार के पास जाता है। अगर मैं ये चश्मा खरीदता हूं, अगर मैं ये पेन खरीदता हूं, अगर मैं ये टी शर्ट खरीदता हूं, अगर मैं
आप देखते हैं कि पानी की बोतल खरीदता हूं तो हर एक चीज पर, जो भी आप भारत के अंतर्गत खरीद रहे हैं या फिर भारत से बाहर मंगा रहे हैं, तो उस पर सरकार के पास कुछ ना कुछ रकम जाती है। और ये जब रकम थोड़ा थोड़ा करके जमा हो जाती है तो इसी को हम देखते हैं कि बड़े लेवल पर हम लोग टैक्स कहते हैं, और इसी टैक्स को हम देखते हैं कि दोस्तों जनता की भलाई के लिए ही यूज किया जाता है ना। तो ये ऑफिस क्या करते हैं दोस्तों, टैक्स कलेक्शन में बहुत मददगार साबित होते हैं। ये हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देखते हैं कि आवश्यकता रही है। अब यहां पर हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते चलना है। आप देखते हैं कि हमारी जो सरकार है, अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो हमें 3 प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी तक आपने सरकार के बारे में क्या देखा है दोस्तों, अभी तक आपको पता है कि सरकार का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि सरकार का मतलब होता है कि जितने भी हमारे नेता लोग होते हैं, ये नेता लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, चुनाव जीत जाते हैं। तो वो नेता, वो या फिर आप देखते हैं कि प्रत्याशी जो चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीतने के बाद नेता बनता है। अब ये जो सभी जीते हुए नेता लोग होते हैं, ये एक टीम बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को ही सरकार या फिर गवर्नमेंट कहा जाता है। और आप देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर हमें 3 प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो हमारी सरकार है दोस्तों, जो सबसे शक्तिशाली सरकार कहलाती है, इसे हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार, है ना। और ये जो केंद्र सरकार है, इंग्लिश में इसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी होती है दोस्तों हमारी राज्य सरकार, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टेट गवर्नमेंट के नाम से पुकारते हैं, ठीक है जी हाँ। और तीसरी कौन सी होती है दोस्तों, तीसरी होती है हमारी स्थानीय सरकार। क्या कहा जाता है दोस्तों, ये जो हमारी तीसरी सरकार है, इसको हम लोग स्थानीय सरकार या फिर इंग्लिश में इसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। भाई हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है पूरे देश का विकास किया जाए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर पोरबंदर तक, भारत के हर एक इलाके का विकास हो, भारत में हर एक जगह पर आप देखते हैं कि भारत मजबूत बने, इसकी जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हर राज्य के अंदर आप देखते हैं कि आपको एक राज्य सरकार दिखती है, जैसे यूपी की यूपी सरकार, बिहार की बिहार गवर्नमेंट, पंजाब की पंजाब सरकार, तेलंगाना की तेलंगाना गवर्नमेंट, तमिलनाडु की तमिलनाडु सरकार, है ना। हर एक राज्य के अंदर एक राज्य की सरकार होती है, और उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य को बेहतर से बेहतर बनाए, ठीक है जी। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश का विकास करेगी, वहीं जो हमारी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य को बेहतर बनाएगी। यूपी सरकार यूपी को बेहतर बनाएगी, पंजाब सरकार पंजाब को, हरियाणा सरकार हरियाणा को। अब तीसरे स्तर की जो हमारी सरकार दिखती है दोस्तों, उसको हम लोग कह रहे हैं स्थानीय सरकार, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि हमारे देश के अंतर्गत हर गांव में एक पंचायत होगी, हर गांव के लिए वो गांव को बेहतर बनाएगी, और हमारे हर एक शहर को आगे बढ़ाने के लिए, हर शहर का विकास हो तो हमारी एक नगर पालिका होगी। तो जैसे यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, इसमें बहुत सारे शहर हैं, जैसे आप देखते हैं कि लखनऊ तो लखनऊ नगर पालिका, कानपुर तो कानपुर नगर पालिका, है ना। ऐसे ही आप राजस्थान को देखते हैं, एक बहुत बड़ा राज्य है, इसमें हर एक शहर का विकास हो तो यहां पर हमें बहुत सारी नगर पालिकाएं दिखती हैं। नगर पालिकाएं शहरों को बेहतर बनाती हैं। स्थानीय सरकार में भी 2 दिखते हैं, गांव के विकास के लिए पंचायतें हैं जो गांव को बेहतर बनाती हैं, और शहरों के विकास के लिए नगर पालिका है। तो अगर आप राजस्थान में हैं तो आपको दिखेगा भैया जोधपुर नगर पालिका, जयपुर नगर पालिका, उदयपुर नगर पालिका। समझ में आया दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत हमें ये 3 प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं, और हम क्या देखते हैं दोस्तों कि हमने मुख्य तौर पर क्या किया है कि हमारे देश में ये जो हमारी सरकारें हैं, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, है ना, कि ये सरकारें किस तरीके से अपने काम को करेंगी। अब आप सभी को पता है कि देश में 3 सरकारें हैं। अब हर सरकार की कुछ ना कुछ शक्तियां तो होंगी, कुछ ना कुछ काम तो होंगे। ऐसा थोड़ी है कि अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं, नहीं। आप देखते हैं कि हमारी ये जो संस्थाएं हमारे देश के अंतर्गत मौजूद हैं, ये क्या करती हैं, इन राज्य सरकारों को, हमारे देश की केंद्र सरकारों को क्या करती है दोस्तों, इनके बीच में सामंजस्य बिठाती है ना, एक सही तालमेल बिठाती है। आप देखते हैं कि हमारे जितने भी ये संस्थान है, ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं, हमारी भिन्न भिन्न सरकारों के बीच में क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रकार से उनके बीच में क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि जिम्मेदारी लेते हुए चलते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि हमारे देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो सत्ता का केंद्रीकरण है, हमारे देश के अंदर देश को चलाने की जो सत्ता है, सत्ता का मतलब है कि देश को चलाने की पावर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश के अंदर देश को चलाने की पावर किसके पास है, क्या प्रधानमंत्री के पास है, क्या राष्ट्रपति के पास है, आपके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास है? आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर एक लोकतांत्रिक देश है हमारा प्यारा भारत देश, और देश के अंदर देश को चलाने की पावर देश के लोगों
लोगों के पास है। हम किसी को भी प्रधानमंत्री अपना बना सकते हैं, हम किसी को भी आप देखते हैं कि अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। देश को चलाने की पावर किसी एक व्यक्ति के पास आप देखते हैं कि दोस्तों केंद्रीकृत नहीं होती है, या फिर किसी एक सरकार के पास नहीं होती है। हर सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, इनकी शक्तियां बता दी गई हैं और वो अपनी शक्तियों के अनुरूप ही क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं, और जो जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं उसी को ये पूरे तौर पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर जब भी यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत हमें कितनी संस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने आप सभी के सामने दो शब्दों को समझा है। सबसे पहले हमने सरकार, ये जो शब्द है इसको हमने समझा, और सरकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, सरकार का मतलब होता है गवर्नमेंट, है ना। और हम सभी को पता है कि सरकार का काम क्या है भैया। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद आप लोग देखते हैं कि जो लोग चुनाव जीत जाते हैं उन्हीं को हम लोग नेता कहते हैं। अब ये जो जीते हुए नेता लोग होते हैं दोस्तों, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है क्या, ये जो जीते हुए हमारे नेता लोग होते हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है देश को आगे बढ़ाने की। तो ये लोग अपना एक समूह बनाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि अपनी एक टीम बनाते हैं, और उसी टीम को हम लोग सरकार कहते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया। और हमने फिर हमारे देश में तीन प्रकार की सरकारें देखी। पूरे देश के विकास के लिए हमें दिखती है केंद्र सरकार दोस्तों। ठीक है, पूरे देश के विकास के लिए हमें दिखती है केंद्र सरकार। ऐसे ही आप लोग देखते हैं कि हमारा हर एक देश का, हर एक राज्य को विकास किया जा सके, हर एक राज्य को मजबूत से मजबूत बनाया जा सके, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारी राज्य सरकार हमें देखने को मिलती है। और तीसरी जो हमारी सरकार होती है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं स्थानीय सरकार। जी हां, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर ये हमारी तीन सरकारें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जी हां, तो केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई, और हमारी स्थानीय सरकार हमें देखने को मिलती है। अब हमने देख लिया, इनकी सभी शक्तियों को समझ लिया है। अब मुख्य तौर पर क्या किया गया है दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत जैसे बड़े देश के अंतर्गत सरकारों की मदद के लिए, कि हमारी जो ये सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, ये सही तरीके से काम कर सकें, हम क्या देखते हैं दोस्तों, हमारे देश के अंदर हमने तीन संस्थाओं को बनाया है। क्या किया है दोस्तों, हमारे देश में हमारे पास तीन संस्थाओं, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास तीन ऑफिसेस हैं, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अब ये तीन ऑफिसेस क्या हैं, इनके क्या क्या नाम है, उनको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे पहली जो संस्था है दोस्तों, उसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, हमारी जो सबसे पहली संस्था है इसे हम लोग विधायिका कहते हैं, और इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इसको कहा जाता है संसद। ठीक है, तो देश को चलाने के लिए हमारे पास सरकार है, और हमारी ये तीन सरकारें हमें दिखती हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। इन सभी सरकारों को किस तरीके से देश चलाना है, कैसे इनके पास आप देखते हैं कि शासन चलाने में मदद मिलेगी, वो हमारे देश के ये तीन ऑफिसेस बताते हैं। सबसे पहला है विधायिका, जिसे हम लोग संसद कहते हैं। दूसरा क्या कहलाता है दोस्तों, दूसरा हमारा कहलाता है कार्यपालिका। क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है, और तीसरी जो हमारी संस्था है, तीसरा जो हमारा ऑफिस है दोस्तों, उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, तो अब तक हमने इन तीन संस्थाओं के नाम देख लिए हैं। अब एक एक कर हम लोग इनकी विशेषताओं को आप सभी के सामने रखना जारी रखते हैं। भैया जी, विधायिका का क्या काम होता है दोस्तों, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ये जो विधायिका है, इसका काम होता है दोस्तों देश को चलाने के लिए कानूनों को बनाना। हमारी विधायिका हुई, या फिर आप देखते हैं कि जो संसद हुई, सरल तौर पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो इनका काम होता है कानूनों को बनाना। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका हुई, नाम से ही क्लियर है दोस्तों, कार्य करना। ये क्या करती है दोस्तों, कि जो हमारी संसद है या फिर जो हमारी विधायिका है, उन्होंने जो इन कानूनों को बनाया है, इन कानूनों को लागू करना, कि देश के लोग इन कानूनों को माने, है ना। लागू करने का जो काम होता है, इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है कानूनों को, वो कार्यपालिका के पास होता है। और तीसरी संस्था जो हमारी होती है दोस्तों, जिसे हम लोग न्यायपालिका कह रहे हैं, हमारी न्यायपालिका के दो काम होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बनाए गए कानूनों को नहीं मानता तो उसे दंड देना, और अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो गया है तो उसको न्याय देने की भी जिम्मेदारी क्या होती है दोस्तों, हमारी न्यायपालिका की होती है। तो देश को चलाने के लिए हैं तीन सरकारें, इन तीन सरकारों की मदद के लिए हमारे ये तीन संस्थान, जिसे हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। अब तक हम लोग सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां से विधायिका या फिर जो हमारा संसद है, ये क्या है, किस तरीके से बना है, भारतीय संसद की विशेषताएं क्या है, ये किस तरीके से कार्य करता है, वो देखेंगे। फिर आने वाली क्लासेस में कार्यपालिका को पढ़ेंगे और न्यायपालिका को भी हम लोग समझते चलेंगे। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत कर देते हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक हमारी विधायिका का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष हम लोग बिल्कुल भी नहीं रहने देते हैं। तो जब भी
हम लोग बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हम देखते हैं कि हमारे यहां पर क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारी 3 संस्थाएं हमें देखने को मिलती है। एक कहलाती है हमारी विधायिका, जिसे हम लोग संसद कहते हैं, एक कहलाती है हमारी कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और तीसरी कहलाती है हमारी क्या दोस्तों, न्यायपालिका, जो कानून बन गए हैं उनको लागू करने के बाद अगर कोई उसे नहीं मान रहा तो उसको दंड देने की जिम्मेदारी होती है। तो आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारी ये सरकार है, इसके विभिन्न अंग हैं कि देश के अंतर्गत हमारी सरकारों को हम देखते हैं कि हमने 3 संस्थाओं के अंतर्गत विभाजित किया है, और ये तीनों संस्थाएं मिलकर क्या करती हैं दोस्तों, देश को निर्मित करने में, देश का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। और इन 3 संस्थाओं के नाम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और यहां पर हमने इन तीनों संस्थाओं की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, विधायिका के बारे में बहुत ही गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोग अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने दीजिएगा। भैया डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में दोस्तों, इसको हम लोग कह रहे हैं विधायिका, या फिर इसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, इसी को हम लोग संसद भी कह रहे हैं, इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। हम देखते हैं कि जितने आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं, और प्रधानमंत्री जी उसी के साथ साथ जो उनके कैबिनेट के मंत्री होते हैं, कैबिनेट के मंत्री मतलब जो उनकी सरकार के नेता होते हैं, जो उनके साथ देश को चलाने में मंत्री बने होते हैं, तो प्रधानमंत्री और उनके साथ देश को चलाने की जो नेता लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, ये सभी लोग क्या कहलाते हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आपको दिखता है कि एक हमारा तंत्र हमें देखने को मिलता है ना। अब हमारे देश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि देश को चलाने के जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते। आप सभी को याद होगा नोटबंदी का टाइम, जब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि भैया कल से हमारे देश के अंतर्गत जो नोट हैं वो पूरे तौर पर बंद हो जाएंगे, तो सब लोग देखते हैं कि घबरा गए थे, है ना। तो हम सभी को पता है कि हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत देश को चलाने के जितने भी बड़े अहम फैसले लेने होते हैं देश से संबंधित, वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। तो प्रधानमंत्री और उनकी जो पूरी की पूरी टीम होती है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सरकार कहते हैं, तो ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, देश को चलाने के फैसले लेते हैं। और आप देखते हैं कि इन नेता लोगों को मदद करने के लिए हमारे बहुत से नौकरशाह होते हैं। नौकरशाहों का मतलब होता है कि बहुत से सरकारी अधिकारी होते हैं, जिनको हम लोग आईएएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी कहते हैं। तो ये जितने भी अधिकारी लोग होते हैं, ये हमारे नेता लोगों के असिस्टेंट बन जाते हैं, है ना। क्योंकि नेता लोग तो 5-5 साल के लिए चुनाव जीत कर आते हैं, है ना। इनको ज्यादा तरीके से देश को चलाना, देश के संविधान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो नौकरशाह होते हैं या फिर ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, ये उनको सही तरीके से गाइड करते हैं, है ना। मुख्य तौर पर सरकार और जनता के हितों के बीच में अगर कोई बदलाव हो जाए, आप देखें कि अगर देश के अंतर्गत हमारी एक सरकार है ना, आप देखते हैं कि देश में हमारी सरकार है, और देश के अंदर जो सरकार है भैया, इसका काम क्या होता है, इसका काम है देश को चलाने के लिए कानूनों को बनाना। लेकिन अगर आप देखें कि अगर हमारी देश की सरकार या फिर देश का संसद या फिर देश की विधायिका कुछ इस तरीके से कानून बनाए जिससे जनता को परेशानी हो सकती है, जिससे जनता को लगे कि भाई अगर ये कानून बन गया ना तो इससे मुझे परेशानी हो सकती है, तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि आप देश के जो हमारा न्यायालय है ना, हमारा ये जो कोर्ट है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग न्यायपालिका कहते हैं, तो आप यहां जा सकते हैं। अगर आपके देश की सरकार या फिर संसद कोई ऐसा कानून बना रहा है जो आपके लिए आपको लगता है कि सही नहीं है, आपके और आपकी सरकार के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद है, तो भैया न्यायपालिका पहुंचो, और न्यायपालिका आपका क्या करेगी दोस्तों, पूरे तौर पर मदद करेगी। यहां पर यह बात हम लोग आप सभी के साथ इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां तक कुछ और प्यारी प्यारी जो हमारी बातचीत है दोस्तों, उसको हम लोग जारी रखते हैं और बहुत ही सरलतम तरीके से हर बिंदु को हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखते हैं कि आपके पेपर के अंतर्गत बनता है, और बहुत बार इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि पुटअप किया जाता रहा है। पूछा जा रहा है कि हमारी ये जो संस्थाएं हैं, इनसे क्या क्या लाभ होते हैं, हमारी संस्थाओं से क्या क्या लाभ हमें देखने को मिलते हैं। हमारे देश के अंतर्गत हमें ये 3 संस्थाएं देखने को मिलती हैं, और आप देखते हैं कि इन सभी संस्थाओं के कारण हम देखते हैं कि फैसले लेने से पहले आम सहमति सुनिश्चित हो जाती है ना। आप देखते हैं कि अगर देश से संबंधित कोई भी फैसले लिए जा रहे हैं, तो अगर देश की संसद को भी देखें तो उसमें 2 भाग दिखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर देश के अंतर्गत कानून बनाया जाता है, क्या ऐसे ही बन जाता है? नहीं कि भाई किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आया, प्रधानमंत्री जी के दिमाग में आया और वो अपनी मर्जी से बना देंगे, नहीं। देश के अंदर अगर कानून भी बनता है तो उसको भी संसद में पास होना पड़ता है,
संसद के जितने सदस्य हैं उसके आधे से ज्यादा सदस्यों का उससे उस कानून को कानून बनाने के लिए तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखते हैं कि जितनी भी हमारी संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, वो जल्दी फैसले लेने पर कार्य करती ही नहीं है, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हर एक चीज पर पहले आप देखते हैं कि डिस्कशन होता है ना। पहले देश की संसद में डिस्कशन होगा कि भैया जी अगर हमें इस चीज पर कानून बनाना है तो बनाएं कि नहीं बनाएं। नेता लोग बैठते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, और अगर आधे से ज्यादा नेता लोगों को लगता है कि कानून बनाना चाहिए, तब आप देखते हैं कि हमें कानून बनते हुए दिखता है ना। तो ये इसका एक लाभ है दोस्तों कि आप देखते हैं कि जो फैसले लिए जाते हैं वो आपको दिखता है कि वो गलत नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी हानि की बात करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर ये जो हमारे विभिन्न संस्थान है, और हमारे देश के अंतर्गत आप ये भी देखते हैं कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि यार ये जो सरकारी काम होता है ना, ये बहुत देर में होता है, 5-5, 10-10, 7-7 साल लग जाते हैं एक रोड, एक फ्लाईओवर को बनने में। आप सभी को पता है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हर चीज बहुत ही डिस्कशन के बाद बहुत ही सुचारू तरीके से की जाती है। तो इसी वजह से इसकी एक कमी यह है कि संस्थाएं जो भी हमारी मौजूद हैं लोकतंत्र के अंतर्गत, ये आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर जब काम करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें हमें फैसला लेते हुए क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई फैसला लेते हुए कि अगर हमें कानून बनाना है या नहीं, इस पर आप देखते हैं कि बहुत समय भी लग जाता है। तो ये एक आप देखते हैं कि एक हानि हमें मुख्य तौर पर यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सभी के सामने डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु का। और इसे मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, यहां पर संसद लिखा है, इसे मैं यहां पर विधायिका भी कह सकता हूं, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और आप सभी को पता है कि भारत की संस्थाओं में मौजूद जो हमारी ये सबसे पहली संस्था है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं दोस्तों, जिसे हम लोग संसद के नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग संसद भी कह रहे हैं और या फिर हम लोग इसे विधायिका के नाम से भी पुकार रहे हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारतीय संसद। और भारत के संसद को अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर हमें 2 हाउस देखने को मिलते हैं, है ना। पहला कहलाता है राज्यसभा और दूसरा कहलाता है दोस्तों लोकसभा। तो भारतीय संसद, है ना, आप देखते हैं कि भारत को चलाने के लिए हमारे 3 ऑफिसेस हमें दिखते हैं या फिर 3 संस्थाएं दिखती हैं। सबसे पहली संस्था है विधायिका, जिसे हम लोग संसद भी कहते हैं। और हमारी ये जो संसद है भैया, ये मुख्य तौर पर देश को चलाने के कानून बनाती है, अब तक तो हमें ये पता है। लेकिन संसद के भी आप देखते हैं कि दोस्तों हमें 2 भाग दिखते हैं, एक भाग कहलाता है राज्यसभा और दूसरा भाग कहलाता है दोस्तों लोकसभा। ठीक है जी, चलिए अब आप देखते हैं कि ये जो संसद के हमारे ये जो 2 सदन है, या फिर आप देखते हैं कि ये जो 2 भाग हैं, इनके नाम हमने देख लिए। अच्छा, ये जो हमारा राज्यसभा होता है दोस्तों, इस राज्यसभा को क्या माना जाता है, इसको अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। जो राज्यसभा है हमारे, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि उसे हम लोग उच्च सदन के नाम से भी पुकारते हैं। और जो हमारी लोकसभा होती है उसको लोअर हाउस के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारी जो लोकसभा है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि उसके पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां हमारे संविधान ने दी हैं। बेसिकली होता क्या है कि लोकसभा के अंतर्गत आप अगर नाम से ही देखें दोस्तों, लोक का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोक का मतलब होता है लोग, है ना। अर्थात एक ऐसा संसद का रूप जहां पर जो लोग होते हैं वो चुनकर भेजे जाते हैं, जिनका चुनाव होता है। हमारी लोकसभा, या फिर हम देखते हैं कि हमने अपने पूरे देश को 545 बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया है। तो पूरे देश को हमने 545 बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया है, पूरे देश को। आप देखते हैं कि इन्हीं 545 जगहों से हमारे नेता लोग चुनकर आते हैं जो लोकसभा में जाते हैं। तो देश का जो सबसे बड़ा चुनाव होता है दोस्तों, उसी को हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये चुनकर आते हैं 545 अलग अलग इलाकों से, और इसे ये लोग लोकसभा में बैठते हैं। वहीं राज्यसभा की बात की जाती है तो भारत के अंदर हमारे जो वर्तमान 28 राज्य हैं, हर राज्य से आप देखते हैं कि कुछ कुछ लोगों को क्या किया जाता है, राज्यसभा में राज्य सरकारों के द्वारा भेजा जाता है। और ये किस तरीके से होता है कि जिस राज्य की जितनी पॉपुलेशन है, अगर कोई राज्य है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां से राज्यसभा में ज्यादा सांसद जाते हुए हमें दिखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे देश को चलाने की 3 बड़े ऑफिस हैं। इसमें सबसे बड़ा ऑफिस है विधायिका, जिसे हम लोग संसद भी कहते हैं। संसद के हैं 2 रूप, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का मतलब हुआ कि भारत के हर राज्य से कुछ लोग इस ग्रुप में भेजे जाते हैं, है ना। और ये लोग फिर अपने राज्यों को, देश को चलाने संबंधी नियम कानून में मदद करते हैं। और लोकसभा के लोग चुनकर हमें आते हुए दिखते हैं। लोकसभा हमारा कहलाता है लोअर हाउस और राज्यसभा हमारा कहलाता है अपर हाउस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर तो हमने मुख्य तौर पर आप सभी के सामने डिस्कशन किया है दोस्तों। जैसे आप लोग समझ पाए हैं कि पूरे देश के संदर्भ में, तो पूरे देश को चलाने की जो हमारी जिम्मेदारी है वो भारत की संसद की है। लोकसभा राज्यसभा मिलकर पूरे देश को चलाने संबंधी नियम और कानून को बनाते हैं। ये तो पूरे
देश से संबंधित है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं भारत के राज्यों से संबंधित, आज के समय में हमारे देश में हमारे पास 28 राज्य हैं। आप देखते हैं कि यूपी एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, हरियाणा हुआ, तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, असम हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, गोवा हुआ, केरल हुआ, कर्नाटका हुआ। तो भारत के ये 28 राज्य हमें मुख्य तौर पर देखने को मिलते हैं। हर राज्य के अंतर्गत आप देखते हैं कि हमारी राज्य की सरकार है ना। अब आप क्या देखते हैं दोस्तों, देश को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो आप देखते हैं कि किसकी है दोस्तों, देश को चलाने की जिम्मेदारी हमारी संसद की है, और संसद के दो भाग हमने डिस्कस किए। ऐसे ही राज्यों को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों, कि राज्यों में शासन बने, राज्यों में कानून बने, राज्यों के कानून बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो विधानमंडलों की होती है। और विधानमंडलों की अगर बात की जाती है तो दोस्तों हम देखते हैं कि विधानमंडल के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, एक कहलाता है विधानसभा और दूसरा कहलाता है विधान परिषद। ठीक है, तो विधानमंडल का काम क्या है दोस्तों, ये आपको दिखता है कि भैया राज्य से संबंधित कानून को ये बनाता है ना। राज्य से कानून, राज्य से संबंधित जो कानून होते हैं वो आप देखते हैं कि हमारे राज्य से संबंधित जो कानून होते हैं वो हमारी विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो है ना। तो यहां पर आपने देख लिया दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि देश को चलाने के लिए है संसद, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यों के अंतर्गत कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे विधानमंडलों की होती है, और विधानमंडलों के भी हमें दो रूप देखने को मिल जाते हैं। एक को कहा जाता है विधान परिषद और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दूसरे को कहते हैं हम लोग विधानसभा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारी विधानसभा है दोस्तों, है ना, ये जो हमारी विधानसभा है, इस विधानसभा के अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं कि विधानसभा के अंतर्गत भी चुनाव होता है। जैसे लोकसभा में जो लोग होते हैं वो चुनकर आते हैं, है ना, ऐसे ही आप देखते हैं कि जो विधानसभा होती है इसके अंतर्गत भी राज्य के अंतर्गत नेता लोगों को चुना जाता है। और जो लोग लोकसभा, आप देखते हैं कि जो लोग विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं फिर वो विधानसभा के अंतर्गत जाते हैं 5 साल के लिए और विधानसभा को चलाने की कोशिश करते हैं। विधान परिषद में आप लोग देखते हैं कि लोगों को मनोनीत किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। टीचर्स हुए उस राज्य के, शिक्षक हुए, बुद्धिजीवी हुए, वो उसके अंतर्गत हमें देखते हैं। ठीक है, जी हाँ। तो यहां तक हमने क्या किया दोस्तों, आप सभी के सामने इन बिंदुओं को देखा है कि जो हमारी विधानसभा होती है इसके जो लोग होते हैं वो लोकसभा की तरह ही क्या होते हैं, चुने जाते हैं सीधे जनता के द्वारा। वहीं अगर विधान परिषद की बात की जाती है तो वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही क्या होते हैं दोस्तों, मनोनीत या फिर आपको अपॉइंट होते हुए क्या होता है, दिख जाते हैं। तो यहां पर एक चीज को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीत जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं सांसद, है ना, सांसद। ठीक है, लोकसभा का सांसद, जिसे इंग्लिश में हम लोग MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वहीं आप लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव जीत जाता है तो जो विधानसभा का चुनाव जीतता है व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है विधायक, है ना। जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव जीतता है उसे कहा जाता है विधायक। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं विधायक, या फिर इंग्लिश में आप लोग इसे कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसे कहा जाता है। तो MLA विधानसभा के लिए होते हैं जो राज्यों को चलाते हैं, MPs देश के लिए होते हैं जो देश को चलाते हैं, जिसे हम लोग सांसद के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, एक और बात है दोस्तों जो आप सभी के लिए जानना बहुत आवश्यक है, वो ये है कि भारत के हर एक राज्य में हमें विधान परिषद नहीं दिखती है ना। तो भारत के मात्र 5 ही राज्य हैं। ऐसे भारत के राज्य जहां पर जनसंख्या ज्यादा है ना, उन राज्यों के अंतर्गत ही हमें विधान परिषद देखने को मिलती है। जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, है ना, इन राज्यों के अंतर्गत आप देखते हैं कि हमें हमारी विधान परिषद देखने को मिलती है। आप बताइए कि जो मैंने नाम बताए हैं यूपी, बिहार, इनके अलावा किन किन और राज्यों में हमें विधान परिषद देखने को मिलती है। विधानसभा भारत के हर राज्य में हमें दिखती है। विधान परिषद जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है ना, वहां पर विधानसभाओं के काम को कम करने के लिए विधान परिषद को भी बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर हमारी जो ये विधायिका है, देखिए पूरी कहानी हमने कहां से शुरू करी थी वो याद रखिएगा। हमने पूरी कहानी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करी थी कि भैया देश को चलाने के लिए हमारे क्या है दोस्तों, हमारे 3 संस्थान हमें दिख रहे हैं ना। और सबसे पहला है विधायिका, और हमने विधायिका जिसे संसद कहते हैं उसे देखा। भैया जी विधायिका के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि दोस्तों लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा के अंतर्गत लोग चुनकर आते हैं जिन्हें MP या फिर सांसद कहा जाता है।
राज्यसभा के अंतर्गत आप देखते हैं कि राज्यों से लोग भेजे जाते हैं उनकी जनसंख्या के अनुरूप, और ये दोनों राज्यसभा, लोकसभा या फिर भारत का संसद देश को चलाने के कानूनों को बनाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि विधायिका का एक और रूप दिखता है राज्यों के स्तर पर, कि हमारे राज्यों में हमें हमारी राज्य सरकारें दिखती हैं, और ये जो हमारी राज्य सरकारें हैं हम देखते हैं कि इनको विधानमंडल के नाम से पुकारते हैं। भारत के अंदर हमें हर राज्य में विधानमंडल दिखते हैं, और इसमें दो ग्रुप हमें दिखते हैं, विधानसभा जो राज्यों में चुनाव जीत कर आए हुए होते हैं, विधान परिषद जो राज्यों में अपॉइंट किए जाते हैं। भारत में हर राज्य में विधानसभा दिख जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ राज्य जो हैं 5, जहां पर हमें दिखता है ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से हमें विधान परिषद देखने को मिलती है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब आगे की कहानी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये जो हमारी विधायिका है, या फिर जो हमारे देश का जो सबसे पहला बड़ा ऑफिस है जिसके अंतर्गत हमारा संसद आ रहा है या फिर विधानमंडल आ रहा है ना, ये किस तरीके से कार्य करता है। देखिए दोस्तों, संसद का हमारा ये पुराना भवन है, अब एक नया संसद भवन आप सभी को पता है कि आ चुका है ना। तो हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत क्या होता है दोस्त, वो देश कैसे चलता है, वो कानूनों के द्वारा ही चलता है ना। और कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों, कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी विधायिका की, या फिर आप देखते हैं कि संसद की, या फिर लेजिस्लेचर की होती है। विधायिका को, संसद को इंग्लिश में हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, पेपर में लेजिस्लेचर शब्द को भी रखा जाता है, तो इसीलिए हम लोग लेजिस्लेचर के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर देश को चलाने की जिम्मेदारी देश की संसद की होती है, और कानून बनाने की जो ये प्रक्रिया होती है दोस्तों, आप सभी को दिखता है कि वो उस संसद के सदस्यों के द्वारा पूरी की जाती है ना। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने देश में चुनाव में भाग लेते हैं, देश की जनता, चुनाव होते हैं, अपने वोट को देती है, जो व्यक्ति वोट जीत जाता है, सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेता है, वो नेता बनता है। हमारे द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं वो हमारे लिए फिर कानूनों को बनाते हैं। यही बात यहां पर बताई गई है कि मुख्य तौर पर हमारी जो लेजिस्लेचर है या फिर विधायिका है, क्या है दोस्तों, वो नेता लोग का एक समूह है, संसद जो है। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि ये देश को चलाने के नए कानून बनाते हैं, या फिर अगर कोई पुराना कानून है उसके अंदर आपको दिखता है कि क्या करते हैं दोस्तों, इनका काम होता है कि पुराने जो हमारे कानून है उनके अंदर संशोधन करना। संशोधन का मतलब भैया कि जो पुराने कानून है ना उनके अंतर्गत बदलाव करना, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये संसद है इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, संसद की क्या क्या शक्तियां हैं, व्हाट आर द पावर्स ऑफ हमारे पार्लियामेंट की, इसको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। कि पूरी दुनिया में अगर हम लोग देखें, सरकार चलाने वाले संसदों का कुछ ना कुछ नियंत्रण अवश्य होता है। अगर आप दुनिया के अंतर्गत देखते हैं कि वहां पर लोकतंत्र मौजूद है, तो हम पाते हैं कि उन देशों के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, देश को चलाने की जो पावर होती है वो देश की संसद के पास है। देश की संसद ही देश को चलाने के कानून बना रही है ना। ऐसा थोड़ी कि कोई भी खड़ा हो जाएगा, हाँ भैया हम ना कल से देश को चलाने का कानून बना रहे हैं, नहीं। देश को चलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है, और देश की संसद के पास क्या है, देश को चलाने का पूरा नियंत्रण मौजूद है ना। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारी जो ये सरकारें होती हैं, आपको दिखता है कि ये सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये सभी लोग देश को चलाने से संबंधित हमारे कार्य को हमें करते हुए दिख जाते हैं। अब हमारा ये जो संसद है, आप देखते हैं कि हमारी सरकार जो है, देश के अंतर्गत जो हमारी गवर्नमेंट हमें दिख रही है ना, आप देखते हैं कि इनके पास जो भी पैसे हैं उन पर संसद का नियंत्रण होता है। देखिए, देश के अंतर्गत जनता है, आप और हम हैं, हम सभी लोग रहते हैं। हम सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों, मेहनत करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम कोई भी सामान खरीदते हैं, पीडब्ल्यू का कोई कोर्स खरीदते हैं, हम किसी भी तरीके की क्या करते हैं दोस्तों, मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स देश की सरकारों के पास जाता है। अब हमारी जो ये सरकारें हैं इनके पास नहीं जाता। आप देखते हैं कि हमारे जो ये 3 ऑफिस हैं ये इस टैक्स को संभाल के रखते हैं। तो देश के अंदर हमारे जो 3 ऑफिस है, जैसे संसद हुआ, संसद के पास आप देखते हैं कि पूरे तौर पर क्या आता है दोस्तों, देश का पूरा लेखा जोखा आता है। और फिर आप देखते हैं कि देश को चलाने का जो पैसे का नियंत्रण होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, देश की संसद के पास हमें दिखता है। और देश की संसद ही सरकार को बताती है कि भैया लो पैसे लो, जो काम करना है करो, है ना। तो आप देखते हैं कि जो हमारे ये ऑफिसेस है ना, क्या करते हैं दोस्तों, सरकार की मदद करते हैं काम को सही तरीके से कराने में। तो संसद के काम है कानून बनाना, कानूनों में बदलाव करना, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये नियंत्रण करते हैं किस चीज पर दोस्तों, जो टैक्स आता है ना उस पर भी आप देखते हैं कि इनका कहीं ना कहीं नियंत्रण दिखता है। और अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में जनता के पैसे को संसद की अनुमति से ही खर्च किया जाता है। देश के अंतर्गत जो सरकार होती है वो अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकती। संसद से क्या किया जाता है दोस्तों, संसद से अनुमति लेने के बाद ही हम देखते हैं कि कोई भी कार्य हमें करते हुए दिखता है, ठीक। और किसी भी देश के अंदर जो जनता के मुद्दे होते हैं या फिर देश से संबंधित बहस होती है, वो सभी संसद के अंतर्गत ही होती है।
बताइए, अगर देश में कोई बाहर से आतंकवादी हमला कर जाता है तो हम देखते हैं कि देश के नेता लोग संसद में बैठकर डिस्कशन करते हैं। देश में अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है, देश पर अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई विपदा आ गई, कोई महामारी फैल गई, या फिर आप देखते हैं कि देश के अंदर कहीं ना कहीं आप देखते हैं कोई समस्या आ गई, देश में कोई भी छोटा बड़ा मुद्दा होता है, वो देश के सभी बड़े नेता लोग इसी संसद भवन में बैठकर क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कशन करते हैं और फिर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और संसद के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि संसद को किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। देश की जो हमारी संसद है वो क्या कर सकती है दोस्तों, देश को चलाने की जो जिम्मेदारी सरकार को दी जाती है, जो नेता लोग ये जीत कर आते हैं, देश की संसद कह सकती है कि भाई आप हमें बताइए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। देश की संसद के पास आप देखते हैं कि ज्यादा पावर है ना। और देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि भैया होता क्या है, अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमारे देश में है हमारी संसद, जिसे हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विधायिका। और आप सभी को पता है कि संसद और विधायिका का क्या काम है दोस्तों, हमारी संसद और विधायिका का काम है कि ये मुख्य तौर पर क्या करती है, देश को चलाने के लिए कानूनों को बनाती है, या फिर आप देखते हैं कि अगर पुराने कानून है तो उनमें संशोधन या फिर हमें बदलाव करते हुए दिखती है ना। तो होता क्या है दोस्तों कि अगर देश के अंतर्गत कोई भी कानून बनता है तो मुख्य तौर पर वो सबसे पहले आप देखते हैं कि लोकसभा से पारित होता है, यानी कि हमारा जो लोकसभा है उसके अगर आधे से ज्यादा सदस्य कहें कि भाई ये जो बात है महिला सुरक्षा पर लेकर कोई कानून बनाना है, अगर लोकसभा के आधे से ज्यादा सदस्य किसी चीज पर कानून बनाने को तैयार हो जाते हैं तो फिर ये बात, ये जो बिल होता है या फिर ये जो आप देखते हैं कि ये जो लोकसभा कानून बनाने का प्रपोजल होता है वो लोकसभा से राज्यसभा जाता है, फिर राज्यसभा में इस पर डिस्कशन होता है। और अगर राज्यसभा के भी आधे से ज्यादा सदस्यों को लगता है कि इस मुद्दे पर कानून बनना चाहिए तो फिर आप देखते हैं कि फिर ये राज्यसभा से देश के राष्ट्रपति के पास जाता है, और फिर जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो चीज फिर कानून बन जाती है ना। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि देश के अंतर्गत जब भी कोई कानून बनाया जा रहा होता है तो उसमें हमारे ये दोनों सदन मिलकर ही काम करते हैं, है ना। और जब भी एक चीज यहां पर आपके सामने रखी जा रही है दोस्तों, यहां पर आपके सामने एक शब्द रखा जा रहा है जिसे हम लोग बिल कह रहे हैं, है ना। अगर देखिए कि जब भी किसी चीज को लेकर संसद में डिस्कशन होता है, चाहे लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो, और जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक उसे कानून तो नहीं कहते, तब तक उसे लॉ तो नहीं कहते, तब तक उसे विधेयक कहा जाता है। इंग्लिश में उसे बिल कहते हैं या फिर हिंदी में उसे विधेयक कहा जाता है ना। मान लीजिए कि अगर कृषि से संबंधित कोई नियम बनाया जा रहा है, कृषि से संबंधित कोई कानून बनाने चाह रहे हैं, तो पहले लोकसभा में पास हुआ, तब तक लोकसभा में है, लोकसभा से पास हुआ तो उसे विधेयक या फिर बिल कहते हैं। फिर राज्यसभा गया, राज्यसभा के नेता लोगों को लगा कि भाई सही है, बनना चाहिए इस पर कानून, और अगर राज्यसभा के लोगों ने भी उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजा, जब तक राष्ट्रपति के पास और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है उसे कानून नहीं कहा जाता। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग बिल या फिर विधेयक के नाम से पुकारते हैं। जैसे ही देश के राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, आप देखते हैं कि फिर वो चीज हमारी कानून में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ हमारी जो विधायिका है ये क्या है, विधायिका किस तरीके से काम करती है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे देश के राष्ट्रपति किस तरीके से कानून को बनाने में अपना योगदान देते हैं, उसको हमने यहां पर डिस्कस किया है। बढ़ेंगे आगे और चीजों को और अच्छे तरीके से हम लोग आप सभी के सामने रखते चलते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है ना। अब आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, या फिर आपको दिखता है कि हमारे पुलिस महानिर्देशक। देखिए कार्यपालिका का मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्यपालिका का मतलब होता है कि देश को चलाने के लिए जो कानून है उनको लागू करना, उनको इंप्लीमेंट करना। और कार्यपालिका में भी एक होते हैं स्थायी हमारी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, जो आपको 5 साल के लिए आते हुए दिखती है ना। तो जो हमारे गृह मंत्री साहब है 5 साल के लिए चुनाव जीत कर आए हैं, ये हमारे राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत हमें आते हुए दिखते हैं। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा फैसला आप अपने आप करेंगे। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, या फिर मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं को चयन कर सकते हैं। देखिए देश के अगर आप राष्ट्रपति हैं तो आपको दिखता है कि आप जो फैसला अपने आप कर सकते हैं वो ये है कि जितने भी हमारे दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अगर दोनों
जगहों से एक बिल आपके पास आया है और अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा और राज्यसभा ने किसी बात पर कानून बनाने की बात कही है, कानून तो तब कहेंगे जब उस पर साइन हो जाएगा, है ना। अगर लोकसभा और राज्यसभा कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजें तो राष्ट्रपति के पास ये पूरी पावर है कि वो वापस भेज सकते हैं कि भाई यहां पर इसमें मुझे कुछ गड़बड़ी दिख रही है, इसको दोबारा सोचो और दोबारा बताओ, है ना। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो दोनों सदनों के द्वारा भेजे गए विधेयक या फिर बिल को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं और वापस भेज सकते हैं। अगला सवाल है कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिखता है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर देती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो विधायक जाता है। तो एक पूछा जा रहा है कि जो हमारी ये न्यायपालिका है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा ऑफिस है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में कौन सी बात गलत है ना। अगर मान लीजिए कि आप देश के नागरिक और आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, आपके अधिकारों को छीना गया है, तो क्या आप कोर्ट नहीं जाएंगे? जी हां, आप जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात थी। दूसरा, हमारी जो ये न्यायपालिका है ये क्या है दोस्तों? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, ये तीनों ही स्वतंत्र हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारी सरकार है वो देश के संविधान के हिसाब से कानून ना बनाए और अगर अपनी मर्जी से कानून बनाएगी तो उसके अंतर्गत भी हमारी न्यायपालिका सरकार को कहेगी कि भाई तुम गलत कर रहे हो और तुम्हारा बनाया कानून अमान्य है। ये बात देश की न्यायपालिका के बारे में बिल्कुल सर्वोच्च है। लेकिन यह कहा जाए कि जब भी देश में कोई कानून बनता है तो कानून बनने से पहले हम देश के सर्वोच्च न्यायालय से मंजूरी लेते हैं कि भाई कानून बना लें कि नहीं बनाए। ऐसा नहीं होता। सरकार कानून बना सकती है, संविधान के अनुसार बनाएंगी। हर बार सर्वोच्च न्यायालय से या फिर न्यायपालिका से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। हमें गलत कथन को ही देखना था और ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये हमारा बिल्कुल गलत कथन आपको दिखता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? कि वर्तमान समय में अगर आप देखते हैं कि देश में अगर हमें जो कानून बने हुए हैं उसमें अगर हमें कोई बदलाव करना है तो उसमें संशोधन या फिर बदलाव करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की संसद के पास है। बनाने की कानूनों को और कानूनों में बदलाव या फिर संशोधन की जिम्मेदारी हमारी संसद की हमें दिखती है। अगला सवाल है कि लोकसभा को कहा जाता है, जो हमारी लोकसभा है इसको किस नाम से भी पुकारा जाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आपको दिखता है कि लोकसभा को प्रथम सदन, द्वितीय सदन, तृतीय सदन या फिर उच्च सदन के नाम से पुकारते हैं। तो यहां पर हुआ गलती दोस्तों, यहां पर हमारा आना था निम्न सदन, है ना। ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हुई है तो इसको सही कर लेते हैं। जो हमारा ये लोकसभा है इसको हम लोग निम्न सदन के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। पावरफुल है लोकसभा, इसको हम लोग निम्न सदन के नाम से भी पुकारते हैं। अगला सवाल है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि और बताइए कि दिए गए बातों में से कौन सा कथन हमें यहां पर क्या दिखता है दोस्तों? पूरे तौर पर सत्य दिखता है। तो इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। देश में जो चुने हुए नेता लोग होते हैं, जीत कर आते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उनको संसद कहा जाता है। दूसरा है कि कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है। विधि निर्माण, कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न जो कहलाती है उसे विधायिका कहते हैं। सरकार के द्वारा जो खर्चे होते हैं उस पर पूरा नियंत्रण संसद का होता है। और देश में जो सार्वजनिक मसले होते हैं, किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस या चर्चा के लिए संसद में ही होते हैं। तो दिए गए बातों में से कौन सी बातें सही हैं, यह आपसे पूछा जा रहा था। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहां पर स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4 पूरी सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। ये कह रहे हैं कि भैया देश के अंतर्गत जो हमारे नेता लोग होते हैं, जो नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं, उनको संसद कहा जाता है। नहीं भाई, उनको संसद नहीं कहते हैं, उनको सांसद पुकारा जाता है ना। मतलब उनको एमपीज कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। वहीं कि देश में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, बिल्कुल सही बात है। और कानून में आप देखते हैं कि जो प्रोसेस होता है उसे विधायिका कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि सरकार द्वारा जितना भी खर्चा होता है वो संसद ही तय करती है और उस पर नजर रखती है, बिल्कुल सही बात है। और देश में अगर कोई देश से संबंधित कोई मुद्दा है उस पर जो डिस्कशन होता है वो देश के संसद में ही होता है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 ये सही थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही बनता है। तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के जो हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी के साथ अपनी क्लास को समापन की ओर लेके जाते हैं। आप लोगों से करेंगे क्या दोस्तों, मुलाकात अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। उस लेक्चर नंबर 2 में ये जो हमारा संस्थाओं का कामकाज वाला चैप्टर है इसकी कुछ और विशेषताओं को देखेंगे। अब तक तो हमने विधायिका, संसद क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसकी शक्तियां हैं, उनका किया है डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको और बेहतर तरीके से आप सभी के समक्ष रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।